Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about to know each and every factor of your paper, the Indian writing in English. Semester 2 English honors DU students, those are going to give the exams now. It's all about the SL plus regular students. क्या तैयारी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज ऑन टिप होनी चाहिए, हमें हर चीज को डिस्कस करना है. तो here in this particular class I am going to show you my notes जिसके अंदर हर चीज डील दी गई है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया गया है and you will get to know everything about your course with my notes. तो यहाँ से शुरू करते हैं हम नोट्स की कहानी, चीजों को जानते हैं और देखेंगे क्या पढ़ने का तरीका और किन किन चीजों को लेकर चाहिए. थोड़ा सा ब्रीफ भी दूंगा हर किसी के लिए. शुरू करते हैं शैडो लाइंस. सर शैडो लाइंस अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें हमें क्लियर करनी है. लेट्स स्टार्ट. द शैडो लाइन 1988 कहता है can be viewed as one of the level of the story of Bengali family through which the Amita Ghosh presents, analyze and probabilize many issues are being debated in contemporary India. Shadow lines. सर shadow lines अगर बोले तो ये अलग अलग पार्ट से बटी हुई. अगर आप डिटेल वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन देखते तो वहां पूरी वीडियो मिलेगी, उसमें इश्यूज हैं कहीं ना कहीं वॉइस इश्यूज हैं जिनको क्लियर करूंगा, डेफिनेटली वीडियो डालने वाला उसके में. तो यहाँ हमें एक ही चीज को हाईलाइट किया गया. Along with the story, cleverly engaged the main body characters spanning 3 generation families. सर 3 जनरेशन फैमिली की 3 जनरेशन पूरी हाईलाइट की गई है. ये तो हम शैडो लाइन में पढ़ रहे हैं. तो सर यहाँ पे आपने शैडो लाइन में क्या क्या दिया. मेन कैरेक्टर अगर मैं बात करूँ ट्रेडिट की, या आई हैव गिवन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेडिट along with the other character. सर प्रोमिनेंट कैरेक्टर है हमारे पास. टीला को मैं नहीं छोड़ सकता. थमा की बात की जाए, द ग्रैंडमदर, नरेटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. उसके कॉन्सेप्ट को पूरा हाईलाइट किया है, एक एक चीज को बताया. देन वी कम टू द सर्टेन फेजेस. सो जो फेजेस ना टाइम के, उन टाइम स्लाइड्स को इंपॉर्टेंट किया गया. थमा की लाइफ, उसका बैकग्राउंड, उसको हाईलाइट किया गया. एंड व्हाट वर हर व्यूज रिगार्डिंग ट्रेडिट लाइफ, उनको जरूर से अच्छे इंपैक्ट में हमें बताया गया. एंड देन वी नीड टू डू द रोल ऑफ नरेटर इन शैडो लाइन्स. बहुत डोमिनेंट है. आप वो तो रोल ऑफ नरेटर का शैडो लाइन में नहीं किया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएंगे. आपको रोल ऑफ नरेटर को रूल करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना. तो हमारे लिए जरूरी है कि हम रोल ऑफ नरेटर को पूरा डील करें, जो मैंने नोट्स में पूरा प्रिस्क्राइब किया अलग से. देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज, सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर शैडो लाइंस, इन कस्टडी. अगर इन कस्टडी की बात करें तो सर शॉर्ट स्टोरीज में कहा जाता है इन कस्टडी को, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हाईलाइट की गई. सच एज it is a novel of Indian American author Anita Desai, set in Delhi, India, was shortlisted Booker Prize. ये कुछ चीजें जो आपको काम आती हैं जब आप नेट जेआरएफ के लिए आते हैं. Then the book deals with the search of the meaning of the life. यहाँ पे मीनिंग ऑफ लाइफ को हाईलाइट किया गया इन कस्टडी में थ्रू अनीता देसाई. कहता है ट्रेडिशनली पर्शियन and Urdu poets are engaged in a mystical life meditating to God, set in contemporary India. Custody explores themes of identity and language using Urdu poetry. देवेश शर्मा, the protagonist of the storyline. इसको प्लीज याद करिए, देवेश शर्मा. The main character of the novel returns to Urdu poetry as an escape from the ordinary daily life. हम आदमी, मैं, आप, हम सब कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी लाइफ से भागने के लिए किसी एस्केप को ढूंढते हैं. ये एस्केप था उर्दू लैंग्वेज. अब यहाँ पे सर एक गालिब का फॉलो, अगर आप बोलो गालिब का फॉलो क्यों बोलोगे, उर्दू शायर है बहुत बड़ा. Daily Deven lives the spirit through the poetry in a life Deven creation given an ambition, hard and settled. अब वो उसी की लाइफ, उसके कैरेक्टर्स जो हमें डील करने हैं, सच देवेन हो गया, सरला हो गया, नूर को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वही है जिसको फॉलो कर रहा है. कहता था कैरेक्टर ना हाईली सिंबलाइज द स्टैंड ऑफ फादर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ उर्दू पोएट्री. नूर को हाईलाइट किया गया, नूर के कॉन्सेप्ट को समझना है. मुराद सही वो बंदा प्ले कर रहा है जो सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करता है. एंड देन इम्तियाज बेगम, द ओल्ड लेडी सिद्दीक साहिब. ये हमारे क्वेश्चंस में मेन कैरेक्टर्स हैं जो पेपर में बार बार आते हैं. देन जब इन कस्टडी पढ़ते हैं तो हमें थीम्स ऑन टिप होनी चाहिए. अगर मुझे इन कस्टडी में थीम्स क्लियर नहीं है, अगर मैं थीम्स को नहीं पढ़ पाया, मैं समझ नहीं पाया थीम्स क्या है, थीम को कैसे पढ़ना चाहिए, तो आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस पेपर. देन आई कम टू द थीम्स. सर थीम्स में अगर लैंग्वेज स्ट्रगल, डेफिनेट स्ट्रगल है लैंग्वेज का, कहीं ना कहीं जो चीजें क्लियर करता है. फ्रेंडशिप की थीम है. देन थीम ऑफ एग्जिस्टेंस, ओल्ड एंड न्यू, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया. एंड देयर आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द आइडियोलॉजीज. ये वो थीम्स हैं जो प्रोमिनेंट है इन कस्टडी में. देन वी कम टू द अदर पार्ट, दैट इज सेगमेंट ऑफ पोएट्री. सब पोएट्री की बात करो, सबसे पहली पोएट्री आती है बाय ग्रैंडमदर हाउस. कमला दास पढ़ा होगा आपने,
कमला दास पोएट की बात करो जिसको आपने W12 में स्टडी किया था, माय मदर एट 66, रिमेंबर। तो गाइस यहाँ पे हम कमला दास की पोएट्री को डील करने वाले, जो क्या बोलती है, देयर इज अ हाउस नाउ अवे फ्रॉम द वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, इट्स ऑल द ग्रैंडमदर हाउस। व्हाट इज इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री? तो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपके लिए। Here, the poem is a grandmother house written by Kamala Das. The poem has been written in memory of grandmother with whom she has spent the childhood. Sir, she had spent her childhood with the grandmother. अब उसमें क्या था, लाइफ क्या थी, किन चेंजेस को हाईलाइट किया, कौन कौन से टॉपिक्स आपको बताऊंगी, वो सब मेंशन किए गए हैं। Then the poet considered these moments to the best moments of her life and desires to get them. She also mourns their loss, like the poem introduction. The poem also fails to categorize the confessional poetry. इसको confessional poetry कह सकते हैं, जैसे कि हमने previous poetries में देखा। Then jump to the next part. Again we have poetry enterprise. से poetry जो काफी टाइम से अलग अलग कोर्सेज में की जाती है। अगर हम इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो इंग्लिश ऑनर्स ने काफी टाइम से पोएट्री परसीव करी है, वैसे इस फर्स्ट ईयर और अब सेमेस्टर की बात हो, सेमेस्टर में दोबारा से आ रही है एंटरप्राइज। इट्स अ इजी पोएट्री बट टफ टू अंडरस्टैंड, समझना जरूरी है। It started the film stage, exalted mind, making all the burden of light. The second stage explored but did not touch the ball. The sun beat down the match our race. सर ये बताना कि एक एंटरप्राइज, हाउ टू मेक एन एंटरप्राइज, उसके अंदर कौन कौन क्या क्या पार्ट प्ले करता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पीपल दोस एंगेज इन दैट मेकिंग एंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे आते हैं, हाउ दे बीन कंसीडर्ड इन देमसेल्फ, एक एक चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। Then jump to the next part. We are having a poem for mother. So a poem for mother is really one of the most touching poetry in your course. First half, Palm आपकी mother who gave birth to me, to a man who I hated living for. 10 years ago now the hills have grown on me, but I'm still your painful shy son. With a nervous appetite, the son who lost many teeth after. ये हाईलाइट करते हैं बॉन्ड को, एक रिलेशनशिप को, उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को यहाँ पे क्लियर किया गया। तो अगर बात करते हैं पोएम फॉर मदर इज वन ऑफ द मास्टरपीस इन योर कोर्स। देन जंप टू द नेक्स्ट वन, टच। नो वन कैन अवॉइड दिस पोएट्री। टच, बात करूं दोबारा कमला दास की, तो कमला दास का दोबारा कलेक्शन आती है टच पे, यहाँ कुछ ना कुछ हाईलाइट कर, कुछ मिसिंग इमोशंस को हाईलाइट किया गया। तो आपने टच में क्या था, द टच टूवर्ड्स द फॉरवर्ड कमला दास विद अ renewed poetess strikes. Older she nearly half a century. I acknowledge the superiority of the poetic vision. Touch poetic visions की बात करती है, changes and the society, how the society make a change. उसके impact क्या आते हैं, किन किन चीजों को क्लियर किया गया, ये सब लिख रहे हैं। इन बिटवीन आप लोग सारे लिख रहे हो कोर्स में, जो जो पोएट्रीज हैं या जो मैंने आपको बताया। मैंने कस्टडीज की बात की थी, एक कस्टडी फर्स्ट शेडोलाइंस आए थे, फिर विल गो टू द पोएट्रीज। माय ग्रैंडमदर हाउस से शुरू होता है कमला दास, देन विल कम टू अदर पोएट्री, उसके बाद अलग पोएट्री है, टू माय मदर आए, उसका चेंजेस आए, एंटरप्राइज यूज किया, टच को यूज किया। अब हम आते हैं हॉर्स एंड द टू गोट्स, शॉर्ट स्टोरी। सर नॉवल थे आपको उसमें, ड्रामा भी था, ड्रामा, नॉवल, पोएट्री। नाउ कम टू द शॉर्ट स्टोरी, because you are reading Indian classical literature, after that Indian literature, this is the Indian writing in English. अब इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, और शॉर्ट स्टोरी कौन सी ली सर, अ हॉर्स एंड टू गोट्स। अ हॉर्स एंड टू गोट्स, सर इसकी पूरी समरी को जानना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। स्टोरी लाइन है, पेपर में क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है, जो कि आना ही आना है, तो वी नीड टू प्रिपेयर दीस क्वेश्चंस। फिर ये क्वेश्चन डोमिनेट है, कहाँ आते हैं, स्टोरी लाइन क्या है, किन चीजों को क्लियर करेंगे। अब इसका एक ब्रीफ तो देना बनता है, आपका ब्रीफ क्या होना चाहिए। The title of the story draws attention by the title, a horse and a two goats. It seems like the horse also as a pet of the Muni, just like two goats. So Muni कौन है, the protagonist, but actually it was a little clay horse statue. सर वो तो clay था, clay horse statue. And then we are having, it didn't even belong to Muni, but due to miscommunication it happened that the American brought the horse statue from Muni, making him to be honor. वो उसके लायक, उसको ऑनर बना दिया। अब स्टोरी को पढ़ना जरूरी है, स्टोरी के बेसिक लाइन राइट को समझना जरूरी है, क्या है स्टोरी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इस फेज को प्लीज सुनना। बट ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन इट हैपेंड सो दैट अमेरिकन गॉट द हॉर्स स्टैचू फ्रॉम मुनि थिंकिंग हिम टू बी अ ऑनर, सो द हॉर्स स्टैचू रिसीव्ड, आई रिपीट, सर्व मुनि मोर देन हिज गॉड्स। Again it was horse statue that the man wanted to buy, but Muni thought that he is selling his gods.
So the most amusing part of the story lies there is a confusion between the horse and the gods. ये था सब पूरी स्टोरी का। वो सोच रहा था कि वो स्टैचू खरीद रहा है हॉर्स का, वो सोच रही थी वो गॉड्स को खरीद रहा है एज शी द ऑनर गॉड्स। वो स्टैचू तो उसका था ही नहीं, बट वो खरीदने वाला डेफिनेटली हॉर्स को सोच रहा था। एंड देन सो फ्रॉम द बोथ एंगल्स द टाइटल सर्व्स द पर्पस वेल। आप इस समरी को पूरा पढ़ना डिटेल के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे जरूर। तो आपने कहा इस पिक्चर चैनल तो सब्सक्राइब किया ही होगा यार, नहीं किया प्लीज अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएं। कम अप टू नेक्स्ट फेज, वी आर हैविंग द फ्री रेडियो। सुना था कभी आपने कि इंडिया में नसबंदी शुरू हुई थी? सही ना, 17 और 18 ना इंडिया में नसबंदी शुरू हुई थी और दिया गया था एक रेडियो दिया गया था। फ्री रेडियो के चक्कर में कई लोगों ने की थी। तो आपने सर ये कब हुआ? पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई तो यहाँ पे सब फैमिली प्लानिंग की बात की जाती, लेकिन वहां पे ये सब किया गया था। तो फ्री रेडियो कहानी उसी आदमी की। वो बेचारा फंस गया था। ही वाज सर अच्छा खासा यंग मैन हु गॉट मैरिड टू अ मदर ऑफ 5 किड्स और जाके नसबंदी भी करवाया। और क्या हुआ? जो फ्री रेडियो मिला था वो भी नहीं मिला। अब क्या लाइक उसके चेंजेस बताएंगे, एक एक चीज को हाईलाइट किया, मतलब देखने में हंसी बहुत आएगी यार ये हुआ क्या साथ में ज्यादा। वी आर एबल टू प्रोड्यूस ऑन किड, ठीक है, हैड लॉस्ट एवरीथिंग। और जो फ्री रेडियो मिला था वो भी नहीं मिला क्योंकि स्कीम खत्म हो चुकी थी। अब इसको डेफिनेटली पढ़ना जरूरी है। सर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, चेंजेस हैं, हमें हर चीज को पढ़ना है। रमानी के फ्रेंड्स, उसकी आइडियोलॉजी, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देन वी कम टू स्विमिंग लेसन्स। स्विमिंग लेसन सर मिस्त्री की स्टोरीज हमने पढ़ी। स्विमिंग लेसन, यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, नथिंग रॉन्ग इन इट। वी डू हैव द फीलिंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स और टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स आवरसेल्फ। उसके लिए क्या करते हैं? उसमें सर एक आदमी की फैंटेसीज, द फैंटेसी वर्ल्ड, गाइस प्लीज रीड दिस। द फैंटेसीज क्या है? फैंटेसीज कैसे करते हो? सेक्शंस क्या है? किन किन चीजों को क्लियर करना है। और अगर आप बाहर जाके सेट होते हो आपके मम्मी पापा यहाँ पे, तो आप उनको क्या बोलते हो कि मेरे लिए टेंशन मत करना यार, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम, व्हाई आर गोइंग टू वरी अबाउट यू। आप पढ़ोगे लेटर में वो लिखता है अपने लिए मेरी टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूं। अबे भाई व्हाई दे गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर्स? यू आर वेल इनफ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नीड टू स्टैंड फॉर देम। बट ये कॉन्सेप्ट ही पूरा था जिसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो ये है हमारा स्विमिंग लेसन जिसमें आपको पढ़ना जरूरी है। इसके कई पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा वाला? नरेटर का। नरेटर का पॉइंट व्यू हमें ऑन्टोलॉजी। देन वी कम टू द लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, द इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन किस चीज को हाईलाइट करते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता है? सही है, द इंक्लूजन इज टाइटल स्टोरी ऑफ न्यूली मैरिड वुमन whose self-respect is deserted by appealing treatment of her husband. India, we are living in India. Definitely, यहाँ पे शादी के बाद we know that the sex is going to take place. But अगर लड़की की मर्जी नहीं होगी तो भी definitely तो भी it's a right. Sir, क्या बोल रहा हूँ? What the hell you talking about? Sorry, I'm not talking about this shit. It is all in the inclusion because the woman's values are zero here. Yes, she got married. Now she got married to a man जिसको नहीं जानती, जानना चाहती कि उससे मिले. The physical interaction or the, I must say, the intro was definitely going to take place one day, but sorry, यहाँ पे उसकी values, उसकी hopes पूरी तरह से value नहीं करती. She was brutally raped again and again. सर आपसे रेप नहीं गए तो बेटर होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ रीजन क्योंकि उसमें उसके मिल नहीं है. That is inclusion. The real world of Indian society, जहां पे लड़की लड़का दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, they both get married to each other. Now एक चीज कॉमन है जो होगी that is the sex. तो सर यहाँ पे feelings of a girl, उसको कितनी वैल्यू दी गई, किन किन चीजों को फॉलो किया गया, क्या क्या समझा गया, ये सारी चीज जाननी जरूरी है. So this is your course from the book The Indian Writing in English. सेकेंड सेमेस्टर मेन पेपर डेफिनेटली आप है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पूरा कोर्स मैंने आप ब्रीफ करने की कोशिश की. सर नोट्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं. फॉर मोर यू नीड नॉट टू टेल अगेन दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय गाइस.